ASP.NET Core 3.1 के कोर ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि ADO.NET क्या है और हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं ADO.NET को ASP.NET Core 3.1 एप्लीकेशन में। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ADO.NET की। ADO.NET से मुराद है एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट .NET और इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ डेटाबेसेस या डेटा सोर्सेज के साथ, जैसे कि है SQL सर्वर, XML, Oracle या MySQL। तो ये एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेसेस के साथ। और फिर अगर हमने जो भी ऑपरेशन करना हो, जैसे कि है कि डेटा लाना हो, अपडेट करनी हो, इंसर्ट करनी हो, डिलीट करनी हो, ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। और ADO.NET करता है ये सारे काम कनेक्शन, कमांड और डेटा रीडर क्लासेस के थ्रू। और इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। SQL सर्वर अगर आपने यूज़ करना है तो फिर आपने इसके आगे लिखना है SQL और फिर कनेक्शन, SQL कमांड और SQL डेटा रीडर। अगर MySQL यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने लिखना है MySQL कनेक्शन, MySQL कमांड और MySQL डेटा रीडर। और अगर Oracle को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह होगा, SQLite को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह होगा, और Access को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह होगा। जो भी डेटाबेस सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ ये स्पेलिंग चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आगे चल के जो हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें मैं सिर्फ SQL सर्वर यूज़ करूँगा। अब हम बात करते हैं कनेक्शन, कमांड और डेटा रीडर क्लासेस की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कनेक्शन क्लास से, और इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम कनेक्ट हो सकें किसी भी सर्वर के साथ या कंप्यूटर के साथ और उसमें मौजूद डेटाबेसेस के साथ। तो फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले SQL कनेक्शन, और जो भी नाम आपने उस ऑब्जेक्ट को देना है, फिर न्यू SQL कनेक्शन, और आखिर में आपने इसको कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? कनेक्शन स्ट्रिंग में हम इसको देते हैं कि कौन से कंप्यूटर के साथ आपने कनेक्ट होना है और उसकी कौन सी डेटाबेस को आपने यूज़ करना है। इसके बाद कमांड क्लास का पर्पस भी देख लेते हैं, और इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं या इसे देते हैं SQL कमांड जो कि हमने एग्जीक्यूट करने हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का जो टेबल है उसमें से सारा डेटा ले आओ, ये एक SQL कमांड है। उसको हम स्टोर प्रोसीजर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आप इस SQL कमांड के थ्रू ये चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप देख लें, SQL कमांड, फिर कमांड ऑब्जेक्ट, फिर न्यू, फिर SQL कमांड, और फिर अगर आपने कमांड स्ट्रिंग देना है जैसे कि है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, या स्टोर प्रोसीजर का नाम आपने देना है। इसके अलावा कॉमा के बाद आपने इसको और हाल में कनेक्शन ऑब्जेक्ट देना है जो कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। अगर आप इसको भूल गए तो फिर काम नहीं करेगा, ये आपने याद रखना है। अब आखिर में बात कर लेते हैं डेटा रीडर क्लास की, और इसका मकसद है, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, कि हम रीड करते हैं डेटा डेटाबेस, और इसको हम यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट रीडर कमांड के साथ। तो इसकी एग्जांपल भी देख लें, SQL डेटा रीडर, और फिर मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इक्वल साइन, और फिर कमांड को एग्जीक्यूट किया। और इस केस में क्या है, एग्जीक्यूट रीडर, डेटा हमारे पास आ जाएगा और स्टोर हो जाएगा इस रीडर ऑब्जेक्ट में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जीक्यूट कमांड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूट कमांड्स के बारे में, और तीन किस्म की हैं। सबसे पहले जो आप थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, एग्जीक्यूट रीडर, और ये अच्छा है कि अगर आपने रीड करना है स्मॉल या लार्ज डेटा, और इसको हम यूज़ करते हैं SQL डेटा रीडर के साथ। ये आपने इस बात को याद रखना है। इसके अलावा है एग्जीक्यूट स्केलर, और ये क्या करेगा, नाम से ही जाहिर है, स्केलर का मतलब है एक वैल्यू। तो ये अच्छी है अगर आपने कोई एक वैल्यू अपने डेटाबेस के किसी टेबल से लेनी। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और उसमें अगर 5 कॉलम्स है, अगर किसी भी कॉलम का डेटा आपने लेना है तो एग्जीक्यूट स्केलर एक अच्छा ऑप्शन है आपके साथ। आप एक वैल्यू को एग्जीक्यूट रीडर के थ्रू भी ले सकते हैं, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक वैल्यू लेनी है तो फिर एग्जीक्यूट स्केलर का जो सिंटेक्स है वो आसान है एग्जीक्यूट रीडर के मुकाबले में। और आखिरी जो एग्जीक्यूट कमांड है वो है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। जैसे कि नाम से जाहिर है, इस केस में हम क्वेरी नहीं करते, डेटा रीड नहीं करते, बल्कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के लिए इसको यूज करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो आपके सामने है, यहाँ पे मैंने SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको कनेक्शन स्ट्रिंग दिया है जो कि डिफाइन है किसी और क्लास में, और फिर मैंने इसको कमांड दिया है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको ये कमांड दिया है कि सेलेक्ट करो स्टूडेंट टेबल से सारा डेटा, आपके सामने है। इसके अलावा मैंने इसको यूजिंग स्टेटमेंट के अंदर दिया है। क्यों दिया है?
हम चाहते हैं जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये जब यहाँ पे पहुँचे तो कनेक्शन का ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मेमोरी से डिलीट हो। इसी तरह यहाँ पे भी हमने किया है। उसके बाद मैंने कमांड को एग्जीक्यूट किया है, इसने डेटा रीड किया है और उसे यहाँ पे स्टोर हो गया है। तो स्टोर होने के बाद इसमें जो कॉलम्स होंगे उसको मैंने अपने स्क्रीन पे शो करा दिया है। इसको हम स्टोर प्रोसीजर के थ्रू भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्टोर प्रोसीजर मैंने डिफाइन किया है और एक्स्ट्रा एक लाइन आपने देना है कि कमांड टाइप क्या है और वो है स्टोर प्रोसीजर। अगर आप ये लाइन नहीं देंगे तो किसी सूरत काम नहीं करेगा। बाकी सारा कोड एग्जैक्टली उसी तरह है। अब एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का भी एग्जांपल देख लेते हैं और आप देख रहे हैं उसी तरह सीक्वल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर कमांड क्रिएट किया है और इसको दिया है कि स्टोर प्रोसीजर है। एक चीज़ डिफरेंट है, अब की बात चूँकि हम डेटा को इंसर्ट या डिलीट या अपडेट करा रहे हैं तो हमने हर हाल में इसको डेटा देना है। डेटा नहीं देंगे तो अपडेट क्या करेगा, कुछ भी नहीं। डेटा नहीं देंगे तो फिर डिलीट भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम चलते हैं और ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो को और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं अपने ASP.NET Core 3.1 एप्लीकेशन में। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, तो फाइल मेन्यू, फिर न्यू और फिर प्रोजेक्ट और फिर स्क्रीन में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन और आपने मेक श्योर करना है C# वाला वर्जन आप सेलेक्ट करें और फिर क्लिक कर दें नेक्स्ट बटन। स्क्रीन में मैं सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, क्रिएट पे क्लिक कर दें। स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करता हूँ .NET Core और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ASP.NET Core 3.1 और इसके बाद टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर और इनेबल कर लेते हैं रेजर रन टाइम कंपाइलेशन और क्रिएट पे क्लिक कर दें। तो ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ASP.NET Core 3.1 एप्लीकेशन जो कि आपके सामने है। अब इसको रन कर लेते हैं स्टेज पे, तो आपके सामने है करेक्टली काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लेते हैं और सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसमें एक टेबल। तो SQL सर्वर में चलते हैं, आपके सामने है ये कोड है आपके सामने। सबसे पहले ये क्रिएट करेगा एक डेटाबेस और उसको नाम देगा TestDB2, फिर उसको यूज़ करेगा और उसमें फिर एक टेबल ऐड करेगा जो कि आपके सामने है और इस टेबल को क्या नाम देगा, स्टूडेंट्स, और उसमें ये सारी फील्ड्स ऐड करेगा। तो एग्जीक्यूट कर लें इसको, आपके सामने है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। तो आप डेटाबेसेस में चलते हैं, रिफ्रेश कर लें तो आपके सामने होगा ये डेटाबेस आपके सामने है अब, और उसमें एक स्टूडेंट्स का टेबल। डिज़ाइन में इसके चलते हैं और आप देख रहे हैं स्टूडेंट आईडी इंट है, प्राइमरी की है और आइडेंटिटी फील्ड है आपके सामने है। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन यस, उसके बाद फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ और नोट्स। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, एक मॉडल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट के नाम से और फिर इन सारी फील्ड को एज प्रॉपर्टीज उसमें ऐड करेंगे। तो किस तरह करेंगे, मिनिमाइज कर लें इसको और फिर चलते हैं मॉडल्स पे, राइट क्लिक, ऐड और फिर क्लास, और फिर मैं इस क्लास को नाम दे देता हूँ स्टूडेंट। आप इसके साथ मॉडल भी लिख सकते हैं, इस केस में मैं नहीं लिखता। तो क्रिएट कर लेगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर लेते हैं और पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंट है और स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ मैं, अब की बार क्या है, स्ट्रिंग, और क्या होगी, फुल नेम, और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी, और अब की बार क्या है, ये भी स्ट्रिंग है और ये है ईमेल, और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी, ये भी स्ट्रिंग है और अब की बार क्या है, मोबाइल, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी और ये क्या है, डेट टाइम, और क्या है, डेट ऑफ बर्थ, और फाइनली एक और प्रॉपर्टी और ये है स्ट्रिंग और ये क्या है, नोट्स। अब हम क्या करेंगे, डेटा एनोटेशन को अप्लाई कर लेते हैं, स्टूडेंट आईडी को इग्नोर कर लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले, एंटर कर लें तो आपके लिए ऑटोमेटिकली डेटा एनोटेशन का ये नेम स्पेस ले आएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम इक्वल्स टू फुल नेम और फिर ये रिक्वायर्ड फील्ड होगी और कस्टम एरर मैसेज दे देते हैं, फुल नेम इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें,
इसी तरह यहाँ से कॉपी कर ले और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं ईमेल और इसे कर लेते हैं ईमेल इज रिक्वायर्ड। सिर्फ यही 2 रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगी। इसके बाद मैं डिस्प्ले को कॉपी करके यहाँ पे सबके साथ डाल देता हूँ और इसको कर लेते हैं मोबाइल, इसको कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ और इसे कर लेते हैं नोट्स। अब हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक कर दें, फिर ऐड और फिर कंट्रोलर, फिर MVC कंट्रोलर -MT का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्लिक कर दें ऐड और इसे मैं नाम दे देता हूँ साइट कंट्रोलर। आप कोई भी नाम दे सकते हैं और फिर ऐड कर लें तो ये हमारे लिए ऐड कर लेगा साइट कंट्रोलर और उसमें एक डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड। अब सबसे पहले मैं चलता हूँ startup.cs फाइल में और इस साइट कंट्रोलर को डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर कर लेता हूँ। चलते हैं startup.cs में और यहाँ से होम के बजाय इसको साइट कर लेते हैं। हो गया। अब जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होगा सबसे पहले कौन सा कंट्रोलर नज़र आएगा, साइट कंट्रोलर और उसका ये डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड। अब इसके साथ व्यू को अटैच कर लेते हैं, राइट क्लिक कर दें, फिर ऐड व्यू और फिर रेजर व्यू और फिर ऐड और फिर व्यू नेम सेम ही रहने दें और टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं लिस्ट, क्योंकि हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट शो कराना चाहते हैं और मॉडल क्लास क्या होगी, स्टूडेंट आपके सामने है और फिर ऐड कर लें। तो इसने हमारे लिए ये व्यू क्रिएट कर ली है जो कि आपके सामने है। अब इसको इस स्टेज पे रन कर लेते हैं और आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने इसको लिस्ट देना है स्टूडेंट का और करंटली अगर हम साइट कंट्रोलर में चलें तो आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ हमने इसको असाइन नहीं की। तो स्टॉप कर लें, लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं किस चीज़ का, स्टूडेंट का, और आगे आपके सामने जब आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा। अगर ऐड ना करे तो फिर आपने ये नेम स्पेस ऐड करनी है। तो फिर स्टूडेंट्स और न्यू लिस्ट स्टूडेंट आपके सामने है और फिर इसको ये दे देंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। करंटली इसमें कोई डेटा नहीं है और आप देख रहे हैं आपको ये शो कर रहा है लेकिन कोई डेटा है नहीं तो शो नहीं हो रहा। अब हम क्या चाहते हैं कि अब अगर कोई डेटा ना हो या नल हो तो क्या करें कि इसको हाइड कर दें और हमें एक मैसेज दे कि डेटाबेस हैज़ नो रिकॉर्ड्स। ये कर लेते हैं। तो किस तरह करेंगे, यहाँ आएंगे, इसे कोलैप्स कर लें और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ़ मॉडल डॉट काउंट। मॉडल क्या है, एक लिस्ट है और उसका एक फंक्शन है काउंट। अगर तो उसमें जो आइटम्स हैं वो 0 से ज़्यादा हैं, यानी 0 नहीं है तो इसका मतलब है डेटा है। तो फिर क्या करो, फिर ये टेबल शो करो हमें। तो टेबल कब शो करो, जब मॉडल में कोई डेटा हो। करंटली चुके नहीं है तो फिर आपको नहीं शो करेगा। और एल्स क्या करो, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और उसमें बूटस्ट्रैप की अलर्ट क्लास को यूज़ करते हैं, अलर्ट और फिर अलर्ट डैश इन्फो। और क्या उसमें शो करना है, नो रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। बस सिंपल एज दैट, या कोई और स्टेटमेंट जो आप देना चाहें। अब की बार रन करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। अब क्या शो कर रहा है, नो रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। अब ये करेक्टली काम कर रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड डेटाबेस में है वो शो करें। करंटली ये कोई रिकॉर्ड डेटाबेस से नहीं ला रहा। तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। आप सारा कोड इधर भी लिख सकते हैं। बेहतर तरीका क्या है, एक फोल्डर क्रिएट कर लें और उसे नाम दे व्यू मॉडल्स। राइट क्लिक, फिर ऐड और फिर न्यू फोल्डर और इस न्यू फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ व्यू मॉडल्स। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, रिपोजिटरी भी दे सकते हैं, डेटाबेस भी दे सकते हैं। अब इसके अंदर मैं स्टूडेंट के लिए व्यू मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। राइट क्लिक, फिर ऐड और फिर क्लास और इसे मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट व्यू मॉडल। अगर आप ये क्रिएट नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यही बेस्ट तरीका। फिर ऐड और यहाँ पे मैं एक फंक्शन ऐड कर लेता हूँ पब्लिक, जो क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि साइट कंट्रोलर में हमें क्या चाहिए, इस मेथड में लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो नेम स्पेस इंपोर्ट कर लें और गेट ऑल स्टूडेंट्स और फिर इसने रिटर्न क्या कराना है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो लिस्ट स्टूडेंट्स, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं और फिर न्यू और लिस्ट
और इसे रिटर्न कर लें। अब हम ADO.NET को यूज़ करेंगे और लाएंगे डेटाबेस। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें यूजिंग लिखना है, फिर SQL कनेक्शन, और आप देख रहे हैं काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले पैकेज को ऐड करना है। तो राइट क्लिक कर दें डिपेंडेंसी पे, फिर मैनेज न्यू गेट पैकेजेस, और यहाँ पे ब्राउज में चलते हैं और आपने क्या लाना है, system.data। system.data लाएंगे तो आपको ये दिखेगा system.data.sql client, और फिर इसको इंस्टॉल कर लें और क्लिक कर दें ओके। या आपके लिए ये स्क्रीन ले आएगा, आई एक्सेप्ट कर ले, और आप देख रहे हैं अभी एरर शो कर रहा है, ये चला जाएगा अभी थोड़ी देर में। अब यहाँ पे हमारे पास ये पैकेज मौजूद है, आपके सामने है। इसके बगैर हम इसको नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, इंपोर्ट करना है हमने नेम स्पेस, और आपके सामने है। तो ऐड हो गया, अब ये करेक्टली शो कर रहा है। इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ओपन न्यू और SQL कनेक्शन, और इसे क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग का मकसद क्या है कि हमने किस कंप्यूटर में किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है, ये हमने इसको देना है। तो आसान तरीका क्या है कि हमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिले, वो बहुत ही आसान तरीका। यहाँ पे चलते हैं सर्वर एक्सप्लोरर, अगर ये आपको ना दिखें तो व्यू में जाएं और यहाँ से आपको मिल जाएगा सर्वर एक्सप्लोरर। तो सर्वर एक्सप्लोरर में चलते हैं, फिर डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक कर दें, ऐड कनेक्शन, और फिर चेंज कर लें, और आपने सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, और फिर ओके। अगर आपके सामने डायरेक्टली ये स्क्रीन आती है तो तब भी ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे SQL सर्वर में, यहाँ से लेंगे सर्वर का नाम और यहाँ पे देंगे, और फिर यहाँ से अपना डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे जो कि है TestDB2, और आपने जो डेटाबेस सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लें। टेस्ट कर ले कनेक्शन को काम कर रहा है, एडवांस में चलना है, और आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। तो बस यही कनेक्शन स्ट्रिंग है, और फिर आपने इसको यहाँ पे दे देना है, सिंपल एज दैट। इसका एक और तरीका भी है कि यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करें स्ट्रिंग का, और उसे नाम दे कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर लें। ये आपको एरर देगा, आपके सामने है, तो ऐड यहाँ पे लगा ले। यहाँ पे भी एरर दे रहा है तो यहाँ पे भी इसके आगे ऐड लगा ले, लेकिन यहाँ से इसको अब रिमूव कर लेते हैं, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे डाल देते हैं। तो SQL कनेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये मैंने आपके सामने इसको कर लिया। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग में लिखा क्या है कि कौन से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो और कौन सा डेटाबेस यूज़ करो। कर्ली ब्रेस है आपके सामने। अब कमांड को डिफाइन करेंगे, तो यूजिंग SQL कमांड, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू SQL कमांड। तो पहला वाला जो इसका पैरामीटर है वो क्या कह रहा है, कमांड टेक्स्ट, और कनेक्शन का नाम इसे चाहिए। तो स्ट्रिंग है, तो डबल कोट्स के अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और फिर कॉमा आपने लगाना है, और इसे कनेक्शन ऑब्जेक्ट देना है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से। इसके बगैर ये कभी काम नहीं करेगा। तो अब हमने इसको दे दिया। उसके बाद आपने अब क्या करना है, कनेक्शन को ओपन करना है। तो con.open, ये है हमारा कनेक्शन। फिर डेटा रीड करो। किस तरह रीड करेंगे, SQL डेटा रीडर। और भी तरीके हैं, ये सबसे फास्ट और बेटर तरीका है रीडर। और अब हमने कमांड को एग्जीक्यूट करना है, तो command.execute रीडर, क्योंकि बहुत सारा डेटा लाना है। 0 वैल्यू भी आ सकती हैं, 1 रो भी आ सकती हैं, और 1 से ज़्यादा, इसलिए हम रीडर यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास डेटा मौजूद है, तो हमने उसको इस लिस्ट में डालना है। तो अब हमने इस डेटा को रीड करना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, 0 रो भी हो सकती है, 1 रो भी हो सकती है, और 1 से ज़्यादा रो भी हो सकती है। तो रीड करना है, लूप चलाना है, वाइल कर लेते हैं reader.read। इस रीडर से रीड करो। क्या रीड करो, जो डेटा उधर मौजूद है। तो किस फॉर्मेट में है, स्टूडेंट का टेबल है, तो हम उसको मैप करेंगे अपने इस स्टूडेंट मॉडल के साथ, लिंक करेंगे स्टूडेंट मॉडल के साथ। मैप का मतलब है लिंक करना। तो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं मैं, आपके सामने है। फिर इसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, student.student id, और रीडर से हमें
स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू यहाँ पे कॉलम का नाम लिखेंगे। ये कॉलम के नाम किधर से आएंगे, हम इसको क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से ले आओ। तो स्टूडेंट में ये कॉलम नेम है, एग्जैक्टली यही नाम हमने अब यहाँ पे डिफाइन करने हैं इस रीडर के अंदर। अगर तो ये डिफरेंट हुए फिर एरर देगा। अब ये क्या कह रहा है कि कैन नॉट इजीली कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू इंट, तो इसको कन्वर्ट भी करना है हमने, कन्वर्ट टू इंट। इंट 32 भी कर सकते हैं, इंट 64 भी कर सकते हैं, आपके सामने है, हो गया। इसी तरह स्टूडेंट डॉट फुल नेम, और अब की बात क्या है, रीडर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फुल नेम, और फिर चूंकि फुल नेम स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें। इसी तरह स्टूडेंट डॉट ईमेल, रीडर और ईमेल, और फिर टू स्ट्रिंग, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है, फिर स्टूडेंट डॉट मोबाइल इक्वल्स टू रीडर मोबाइल टू स्ट्रिंग, और फिर स्टूडेंट डॉट डेट ऑफ बर्थ, और चूंकि डेट ऑफ बर्थ है तो कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट टू डेट टाइम, और रीडर डेट ऑफ बर्थ। एग्जैक्टली उसी तरह देना है जिस तरह उधर डिफाइन हुआ है डेटाबेस में, वरना काम नहीं करेगा। और स्टूडेंट डॉट नोट्स और रीडर नोट्स और टू स्ट्रिंग। तो अब हम वन बाय वन रीड करेंगे रो। तो पहली रो आपके लिए रीड कर लेगा, और फिर हमने उसको किधर डालना है, अपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। तो स्टूडेंट्स डॉट ऐड, और इसके अंदर स्टूडेंट। तो दोबारा रिकैप कर लेते हैं, जब कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, डेटा रीड कर लेगा तो यहाँ पे डाल देगा। अब हमने इस डेटा को रीड करना है, तो हम इसको कहते हैं कि while reader डॉट रीड। क्यों while लिखते हैं, क्यों लूप डालते हैं, क्योंकि 0 रो भी रिटर्न हो सकती है, 1 रो भी रिटर्न हो सकती है, और 1 से ज्यादा। तो while, अगर हम while नहीं लगाते, सिर्फ रीडर डॉट रीड लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, जो पहला रो होगा सिर्फ वो शो होगा। तो while रीडर डॉट रीड, रीड करो, क्या रीड करो, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, उसको मैप कर दिया हमने अपने इस मॉडल के साथ, और फिर उसको ऐड कर दिया हमने अपने इस लिस्ट में। तो जो भी रिकॉर्ड्स होंगे रिटर्न हो जाएंगे और हमारे उस व्यू में शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, अब इसी क्लास को यहाँ पे दे देते हैं स्टूडेंट व्यू मॉडल, उसका एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से इसको हटा दें और इसी को कॉल कर लेते हैं गेट ऑल स्टूडेंट, आपके सामने है। तो स्टूडेंट व्यू मॉडल, क्यों, यहाँ से हमने डेटा लाना है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया और कॉल किया गेट ऑल स्टूडेंट्स, आपके सामने है। अब अगर डेटाबेस में डेटा है तो फिर ये आपको शो करेगा। करंटली कुछ भी नहीं है उसमें, तो रन कर लें, तो आप देख रहे हैं क्या शो कर रहा है, नो रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। तो अब क्या करेंगे, मैन्युअली कुछ रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। डेटाबेस में चलता हूँ, राइट क्लिक कर लें, फिर एडिट टॉप 200 रोज, और यहाँ पे मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ, जॉन स्मिथ। अब 2 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब की बार रन करेंगे तो आप देखेंगे डेटा शो होगा, और आपके सामने है डेटा शो हो रहा है जो हमने इसको दिया। अब हम एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पे अगर मैं चलूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे दिया है। बेस्ट तरीका क्या है कि एक जगह इसको डिफाइन कर लें, और फिर जब भी आपको उसकी ज़रूरत होगी उसको कॉल कर लें। तो किस तरह करेंगे, यहाँ पे मॉडल्स में राइट क्लिक कर लें, और फिर ऐड, और फिर एक फोल्डर ऐड कर लें। अगरचे फोल्डर की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा एप्लीकेशन है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा यूज़ करें। शेयर्ड लिख दें, शेयर्ड का मतलब है कि ये आप किसी भी क्लास के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर राइट क्लिक, फिर ऐड, और फिर एक क्लास ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लिख देते हैं ऐप सेटिंग्स, और इसमें अपनी सारी सेटिंग्स डालेंगे .cs। और फिर मैं सबसे पहले इसमें कौन सी सेटिंग्स डालता हूँ, पब्लिक, और स्टैटिक करना है आपने, डायरेक्टली हमने विदाउट किसी ऑब्जेक्ट के इसको कॉल करना है, तो स्टैटिक। और फिर क्या है, स्ट्रिंग रिटर्न इसने करना है, क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग, और फिर कर्ली ब्रेसेस, और रिटर्न क्या करना है इसने, स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग क्या होगी, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग। तो इसको यहाँ से कॉपी कर ले और यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, आपके सामने है। अब हमारे पास मौजूद है
इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और अपने क्लास को यहाँ पे कॉल करते हैं, ऐप सेटिंग्स डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो दोबारा रन कर लें तो आपके सामने है, अब भी काम कर रहा है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आपके सामने है, इसी तरीके को हमेशा यूज करें। अब जब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कर्ड ऑपरेशंस करेंगे तो तब हमें इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसी को कॉल करेंगे अपने SQL कनेक्शन में और हमारा सारा कोड क्विकली हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और कन्वर्ट करेंगे इस SQL स्टेटमेंट को स्टोर प्रोसीजर में। आप देख रहे हैं करंटली ये बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है, लेकिन आपने कभी भी अपने वेब एप्लीकेशन में इस तरह का कोड नहीं लिखना, इसको हमेशा स्टोर प्रोसीजर में लिखना है। ये ज्यादा सेफ है, आपकी एप्लीकेशन को ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो अब हम इसको स्टोर प्रोसीजर में कन्वर्ट करेंगे और तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक स्टोर प्रोसीजर। SQL सर्वर में चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ये ऑप्शन प्रोग्रामेबिलिटी, यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आप क्या ऑप्शन दिख रहा है, स्टोर प्रोसीजर सेलेक्ट कर लें, फिर न्यू क्वेरी क्रिएट कर लें और सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट और उसके बाद फिर प्रोसीजर और फिर आपने उस स्टोर प्रोसीजर को जो नाम देना है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने लिखनी है वो है USP और इसका मतलब है यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर। उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद आपने उस टेबल का नाम लिखना है जिसके साथ आपने इस स्टोर प्रोसीजर को अटैच करना है। इस केस में स्टूडेंट्स हैं तो मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया है। इसके बाद आपने जो इस स्टोर प्रोसीजर का मकसद है, जिस पर्पस के लिए आप उसको क्रिएट कर रहे हैं, उससे मिलता जुलता नाम दे देना है, जैसे कि है गेट ऑल स्टूडेंट्स। चूंकि पैरामीटर्स नहीं देने तो डायरेक्टली एज लिख देना है, फिर बिगिन और फिर एंड कर देना है और इनसाइड आपने क्या देना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सिंपल एज दैट। वही कोड जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने है, उसको अब यहाँ पे मैंने दे दिया है। एग्जीक्यूट कर लें और आप देख रहे हैं कंप्लीटेड सक्सेसफुली। चलेंगे स्टोर प्रोसीजर में तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब मैं इस नेम को कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं अपने प्रोग्राम में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। हो गया, सिंपल एज दैट। और फिर आपने यहाँ पे आना है और लिखना है कमांड डॉट कमांड टाइप और फिर कमांड टाइप क्या है आपके सामने होगी, कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ये लाइन आपने हर हाल में देना है, अगर ये आप भूल गए तो फिर काम नहीं करेगा। अगर आपने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लिया और यहाँ उसको लिंक भी कर दिया, लेकिन अगर आप ये लाइन नहीं देंगे तो फिर एरर देगा। तो रन कर लें तो आप देख रहे हैं अब भी काम कर रहा है। तो पहले हमने कमांड स्ट्रिंग दिया था, आपके सामने था, अब हमने स्टोर प्रोसीजर भी दे दिया है और करेक्टली काम कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि ADO.NET क्या है, हम उसको किस तरह यूज कर सकते हैं ASP.NET Core 3.1 एप्लीकेशन में। उसके बाद हमने इसकी सारी क्लासेस को यूज किया, आपके सामने है, और फिर उसको लिंक किया अपने एप्लीकेशन के साथ।